Welcome to SP Smart's NEET Direct program. Today we shall discuss class 11th chapter of gravitation part 2nd, a few problems from the NCERT book. So let's start from example 8.3. The question is, you have to find the potential energy of a system of four particles. These are the four particles of mass m, and m. These are lying at the four corners of a square of each side L. This is given. You have to find the total potential energy due to these four particles. And another thing you're supposed to find, also obtain the potential at the center of the square, that is over there. तो हमें दो काम करने हैं यहाँ पे. पहले तो हमें potential find करना होगा due to these four particles and also the potential energy at the center of the square. Okay, now let's understand the problem. कहने को तो ये चार ही particles हैं, but when we consider the net effect, we have 1, 2, 3, 4, these four particles plus 2 diagonally spaced particles also. That is, हमें इन दो का इंटरेक्शन, फिर इन दो का इंटरेक्शन, फिर इन दो का इंटरेक्शन, फिर इन दो का इंटरेक्शन देखना है. तो ये कितने पार्टिकल हैं? 1, 2, 3, 4. इसके अलावा हम इन दो का इंटरेक्शन और इन दो का इंटरेक्शन भी कंसिडर करना होगा. सो ओवरऑल ये 4 पार्टिकल होते हुए भी 6 की तरह बिहेव करने वाले हैं, राइट? एज वी नो, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है -G m1m2/r. ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है. यहाँ पे चार पार्टिकल्स हैं, 1, 2, 3, 4, इसलिए इंटू 4 भी कर लीजिए. तो ये हो गया हमें सिर्फ 4 कॉर्नर्स वाले पार्टिकल को जब कंसिडर किया तब. इसमें ऐड करेंगे और वो क्या ऐड होगा? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू अपोजिट पेयर्स. यानी फिर से एक और चीज़ लिखनी होगी हमें, -G m1m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस ओनली. इसको r प्राइम कह लो. ये टोटल डिस्टेंस की बात करें, डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है. और इसमें कितने हैं? 2 पेयर्स हैं, तो 2 टाइम यहाँ भी आएगा. सो यहाँ पे हमें लेना है m1 इक्वल टू m2. ये सभी m के बराबर हैं, ठीक है. सो ये m1 m2 हो जाए m² बन जाएगा. फाइन. दूसरा, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये या फिर ये सबके L के बराबर होंगे. यानी मुझे यहाँ पे इस चीज़ को लिखना होगा -4 टाइम्स G m² बाई L². सॉरी, L ओनली, नॉट स्क्वायर बट L, बिकॉज यहाँ R है तो डिस्टेंस ऐसे रहेगा, नो स्क्वायर. माइनस, अब ये चीज़ है 2 टाइम्स G m1 m2, यहाँ पे m² बन रहा है, अपॉन ये डिस्टेंस. एज यू नो, दिस इज L, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये L√2 बनता है. और मिड पॉइंट से जब देखना होगा, तो जिसको मैंने यहाँ पे R प्राइम मेंशन किया था उससे मैं क्या लिखूंगा? L√2. ये अब इन सबको ऐड कर लीजिए. सो यू गेट नाउ -4 G m² बाई L -2 G m² बाई L√2. फर्दर सिंप्लीफाई, -2 G m² बाई L, इसको लेते हैं ब्रैकेट से बाहर. इट्स नाउ 2, राइट. ये टर्म कवर होगी हमारी, ये आ गया यहाँ पे. माइनस ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. तो प्लस क्या लिखना होगा यहाँ पे? +1/√2. इसको करिए आगे चल के सिंप्लीफाई. तो हमारे पास ये जो आ रहा है ये बनेगा, सिंप्लीफाई करें इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी और इस 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे ये बनता है -5.41 G m² बाई L. So this is the potential energy due to system of 4 particles. Since the calculation is a bit complicated, so I repeat in a brief way. पहले हमने W मालूम किया. कैसे मालूम किया? ये चारों पॉइंट्स का ये फॉर्मूला लगा हमारे पास, ठीक है. फिर जो डायगोनली अपोजिट थे उनका फॉर्मूला ये लगा. सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है ये. और देख लीजिए यही हमने किया था, 5.41 नेगेटिव G m by L. So now we move on to the second part of it. लिखा था also obtain the potential at the center of the square. यानी यहाँ पे देखिए ये पूरे का पूरा हमने क्या बताया था? L√2. लेकिन मिड पॉइंट पे करने का मतलब इसका आधा, L√2 का आधा होता है L डिवाइड बाई √2. तो इसमें जो डिस्टेंस हमारा रहेगा जिसको हम R कहेंगे उसकी वैल्यू रहेगी L डिवाइड बाई √2.
और जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है हमारे पास -gm/r विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे -gm/r ये L√2, ठीक है। ये जो है ये किसके लिए है, ये इन दो के लिए। एनदर पेयर डायगोनल अपोजिट ये है। तो एक और बार फिर हमारे पास ओवरऑल कितने ये मासेस हैं, 4 हैं, तो इंटू 4 भी कर दीजिए दिस। नाउ इट बिकम्स -4√2 gm/L। सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब लेट्स क्रॉस चेक हियर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 4√2 विद नेगेटिव साइन gm/L, ये देख लो 4√2 gm विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई L। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, राइट। Okay, now let's move on to question 8.18. The escape speed of projectile on Earth's surface is 11.2. Well, we know it is the escape velocity as measured on the surface of the Earth. A body is projected out with thrice the speed, यानी initial speed है उस particle की कितनी, 3 times VE. What is the speed of the body far away, यानी finally कितनी होगी far away from Earth. Ignore the presence of other heavenly bodies like sun and other planets. So this is the problem. प्रॉब्लम ये है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ट्रिपल स्पीड से एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया तो इन्फिनिटी में जाके उसकी स्पीड कितनी होगी। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। देखिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। दिस इज अर्थ, अब रॉकेट इज बीइंग लॉन्च्ड अप टू इन्फिनिटी, राइट। जब पार्टिकल यहाँ पे था उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों। इन्फिनिटी पे पहुँच के ओनली काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे इन्फिनिटी पे हो जाती है 0। लेट्स यूज दिस फार्मूला। अब दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल स्पीड बिकॉज हमने यहाँ से लॉन्च किया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू नो इट। एंड फाइनली जाके इट इज mvf², ठीक है। और पोटेंशियल वहाँ पे इन्फिनिटी पे 0 है। सो आई रिपीट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी initial, this is potential energy final. Simplified further, you can see small m exists everywhere, you can strike it off, and now vi²/2 minus, इसको आप पहचान रहे होंगे, isn't it like this? इस तरह से है ना ये, right? So it is the formula almost like escape velocity, only if I put 2 here, but since there is no 2, I do a little trick. I multiply throughout with 2. So now it becomes vi² minus twice gm/r is equal to v final square. Now, as you can see, it is v escape square, isn't it? Because ve escape velocity is this. This is a reason why it now resembles perfectly like escape velocity. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हमें मालूम करने को कहा जा रहा है, वी फाइनल मालूम करें। सो इट इज़ वी आई इनिशियल माइनस वी एस्केप इनिशियल, स्क्वायर रूट लेने पे वी एस्केप एट इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर्मूला वी गोइंग टू यूज। हमें क्या गिवन है, वी इनिशियल इज गिवन टू बी थ्राइस वी ई, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो पुट वी आई एस थ्राई वी ई, तो ये बनता है 3v escape square minus ve square. It is 9ve² minus ve². How much is it? 8 v escape. √2 means 2, √2 escape. ये आ गया. And now finally you put the value of escape velocity, which is given to be 11.2. It's written here, right? You make this substitution, simplify it, and it turns out to be 31.67 kilometer per second. It's tremendous speed. This is speed of that satellite at infinity, provided it was launched with 3 times the speed of escape velocity of Earth. Okay, now let's move on to example 8.6 from the chapter of gravitation. This is a numerical involving the weighing of the Earth. You are given this data: radius of Earth, acceleration due to gravity, the distance of moon from the earth, etc., etc. उसका time period of moon. You have to find the mass of the earth from this data. Well, instead of indulging in so much complicated data, I give you a better method.
You know, this is the original method by which Earth was weighed for the first time by Henry Cavendish. I'm going to use the same formula. This is mass of the Earth. This is G, radius of the Earth square upon capital G, right? So this is what you get. Put in the values. Small g is 9.81. It's given to us. Just here it's given. Radius of the Earth 6.37 10 power 6 meters. Given right here, right? And capital G, well, we know capital G is 6.67 10 power minus 11 simplified, and it comes out to be 5.97 10 power 24 kg. So this is the mass of the Earth. So weighing Earth is not a difficult task. You can simply use the good old method used by Eric Cavendish for the first time when he weighed Earth. So this is 5.97 10 power 24 kg. This is the mass of the Earth. So in this way we have solved all these problems from the NCERT, and that's all for today. God bless you all.